नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, अक्सर आप में से काफी लोग पूछते हैं कि परमाणु पनडुब्बियां होती क्या हैं और ये पनडुब्बियां कैसे आगे भविष्य में एक गेम चेंजर साबित होंगे और भारत की क्या योजना है परमाणु पनडुब्बियों को लेकर। तो चलिए आज इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि परमाणु पनडुब्बियां जो होती हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो परमाणु हथियारों से लैस है। और ये पनडुब्बियां भी जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं यानी कि सामान्य पनडुब्बियों की तरह ही लगती हैं, लेकिन मुख्य अंतर होता है उसमें जो पावर आ रही है यानी जो ऊर्जा है वो किसकी मदद से चल रही है। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा पर रिसर्च के शुरुआती दिनों में ही वैज्ञानिकों को ये बात समझ में आ गई थी कि परमाणु के विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा की विशाल मात्रा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जा सकता है। दुनिया भर में पिछले 70 सालों से बिजली संयंत्रों में लगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिजली पैदा करके घरों और उद्योगों को रोशन तो कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके का इस्तेमाल परमाणु पनडुब्बियों में भी किया जा सकता है और परमाणु पनडुब्बियों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जा सकता है और वही उनका ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। दोस्तों, हर एक परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणुओं के विखंडन की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। परमाणु ऊर्जा से लैस पनडुब्बियों में ईंधन के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, प्राकृतिक यूरेनियम में दो तरीके के आइसोटोप्स होते हैं जिसे कि U235 और U238 भी कहा जाता है, जिसके बारे में आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। एक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन भार अलग अलग होता है, उन्हें आइसोटोप कहा जाता है। माना जाता है कि U235 का इस्तेमाल हथियार बनाने या ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन अयस्क में U38 की मात्रा अधिक होती है और इसी कारण U35 को अलग करने के लिए खास तरीके के सेंट्रीफ्यूज की जरूरत होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के काम करने के लिए यूरेनियम फ्यूल को शोधित करना होता है ताकि U235 की मात्रा को वांछित स्तर पर लाया जा सके। सबमरीन में यह स्तर 50% तक होता है। रिएक्टर के भीतर यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है जिससे परमाणु विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और नतीजा ये होता है कि और ज्यादा न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। विज्ञान में इसी प्रक्रिया को श्रृंखलाबद्ध नाभिकीय प्रतिक्रिया भी कहते हैं। ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है यानी कि हीट के रूप में प्राप्त होती है और इसका इस्तेमाल पनडुब्बी के भीतर बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उन्हें फिर से ईंधन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी परमाणु पनडुब्बी को जब ड्यूटी पर उतारा जाता है तो उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम की इतनी मात्रा मौजूद होती है कि वो अगले 30 सालों तक काम कर सकती है। वहीं डीजल से चलने वाली जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं उनकी तुलना में परमाणु ऊर्जा से लैस पनडुब्बियां लंबे समय तक तेज रफ्तार से काम कर सकती हैं। इसकी एक और खास बात यह है कि जो कन्वेंशनल कंबस्टन इंजन होते हैं उनके विपरीत ये परमाणु पनडुब्बियां जो होती है उनमें हवा की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर सबमरीन महीनों तक गहरे पानी में रह सकती हैं। इसे लंबे सफर पर दूर दराज के इलाकों में खुफिया अभियानों के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव यानी नकारात्मक पहलू भी है, जो है इसकी बहुत ज्यादा लागत आना। एक न्यूक्लियर सबमरीन को तैयार करने में अरबों डॉलर का खर्चा आता है और इसे परमाणु विज्ञान के अनुभवी और जानकार लोग ही बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय और सरकारी एजेंसियों में न्यूक्लियर साइंस से जुड़े विषयों पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस सिलसिले में प्रशिक्षित वर्कफोर्स की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में भी सक्षम है। इसके अलावा उसने ऑकस जो गठबंधन बनाया है जिसमें कि उसका ब्रिटेन अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, इस कारण भी ऑस्ट्रेलिया को अनुभवों का फायदा मिलेगा। हालांकि ये बात साफ नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो परमाणु पनडुब्बियां बनाई जाएंगी उसका ईंधन कहां से आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम के भंडार पहले से मौजूद है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास इनके संवर्धन की क्षमता नहीं है जिससे कि इन्हें न्यूक्लियर फ्यूल में बदला जा सकता है, लेकिन ये तकनीक दूसरे देशों से खरीदी जा सकती है। परमाणु पनडुब्बियों की ये खासियत होती है कि ये जो पारंपरिक पनडुब्बियां होती है उनकी तुलना में, जैसे कि मैंने कहा कि इन्हें सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती और इन्हें आसानी से दुश्मन भी ट्रैक नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई पनडुब्बी तब सबसे ज्यादा खतरे में आती है जब उसे पानी की गहराई से निकलकर सतह पर आना होता है। ऐसे में दुश्मन देश के युद्धपोत या पनडुब्बी खोजी विमान उसे आसानी से देख सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बी INS चक्रा के वापस लौटाने के बाद अब भारत फिर से एक नई पनडुब्बी लीज पर रशिया से लेगा। 2019 में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत ने रूस के साथ परमाणु पनडुब्बियों की खरीद को लेकर एक सीक्रेट डील भी की थी। इस डील की कुल लागत तब $3 बिलियन बताई गई। इसके तहत 2025 में भारत को रूस से एक परमाणु पनडुब्बी मिलेगी जिसे INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। ये पनडुब्बी भी INS चक्र की तरह भारतीय नौसेना में अगले 10 सालों तक सेवा में रहेगी। भारत को जो पनडुब्बी मिलने वाली है वो रूस की आकुला 2 क्लास की K322 कैशलॉट है। इसमें इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो काफी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा सकता है।
भारत में आईएनएस अरिहंत में भी ऐसा ही सिस्टम लगाया गया है। रूसी नौसेना की K322 कैशलॉट पनडुब्बी को रशिया भारत को सौंपने से पहले ओवरहॉल करेगा। इस पे पनडुब्बियों की सर्विस लाइफ बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, इन पनडुब्बियों को भारतीय उपमहाद्वीप के लायक भी बनाया जाएगा और दावा यह भी किया जा रहा है कि इस पनडुब्बी में भारतीय नौसेना की कई स्वदेशी तकनीकों को शामिल किया जाएगा। इसमें भारत में बनी कई कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे किसी भी दूसरे देश को इसकी बातचीत इंटरसेप्ट करने में आसानी नहीं होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जाना कि परमाणु पनडुब्बियां होती क्या हैं, किस तरीके से काम करती हैं और भारत की भी आगे क्या रणनीति है। भारत भविष्य में अधिक से अधिक परमाणु पनडुब्बियों को अपनी नौसेना में शामिल करेगा। आपको कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो जानकर मुझे बताएं कमेंट में, और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।